हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति जब समय था, उस टाइम लुई 16वां का शासन था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन का सही हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका लेखक था दोस्तों मॉन्टेस्क्यू। तो ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है दोस्तों। मेटरनिक, मैजिनी, बिस्मार्क, रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर का ये। ठीक है, यानी कि मेटरनिक के द्वारा बोला गया था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्या है कि एसएसटी में कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है, तो एसएसटी का क्वेश्चन तब तगड़ा तगड़ा रहता है दोस्तों। तो चलिए पूरा अच्छे से देखिएगा, तभी आपका जैसा प्रिपरेशन रहेगा वैसा आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1851, 1861, 1871, 1881 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यहाँ पर कि फ्रेडरिक सौर्य कौन था। फ्रांसीसी चित्रकार, जर्मन दार्शनिक, ऑस्ट्रिया का इतिहासकार और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ये फ्रांसीसी का चित्रकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। तो इसका हिंसात्मक घटना जो हुई थी तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यहाँ पर कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यहाँ पर कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था। तो आनंद क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वंदे मातरम जो है वो गीत किस पुस्तक से लिया गया था। तो वो आनंद मठ से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोल रहा है कि बापू किन्हें कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। लाल और पीली, काली, जलोढ़ और ज्वारीय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़। क्या हो जाएगा, जलोढ़। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा।
14 नंबर बोल रहा है कि किस मृदा को रेगर या चौथा जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? काली, जलोढ़, लाल, लेटराइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा काली। क्या हो जाएगा? काली को लेटराइट, रेगर और स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का सही है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यहाँ पर, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? मतलब सीधी भागीदारी, उसको सीधी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ये क्या कहता है? डायरेक्टली तौर पर सीधी भागीदारी नहीं करता है संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? 8, 16, 32 और 1%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का 8%। क्या हो जाएगा? 8% सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1952, 1986, 1972, 1992 में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। तो सही आंसर हो जाएगा 18 का जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड है। 20 नंबर बोला कि सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है यहाँ पर कि औसत आय कैसे निकलता है? प्रति व्यक्ति आय की जनगणना किस प्रकार की जाती है? देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर का सही डिवाइड वाला। ठीक है, जब भी प्रति व्यक्ति बोलेगा, औसत बोलेगा तो डिवाइड वाला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा। तो देश की कुल आय जितना आय है और कितनी जनसंख्या, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक है, 22 बोल रहा है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या। तो 22 हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से मापदंड से देखते हैं कि हमारे देश का जो वैश्विक विश्व बैंक मापदंड करता है विभिन्न विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोले नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय जो निर्माण किया जा सकता है, कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल और उपरोक्त सभी। तो तय इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिगत जल को क्या करते हैं? नवीकरणीय साधन के रूप में लिया गया है। ये सब क्या है? कोयला वगैरह सब, पेट्रोल वगैरह सब अनवीकरणीय है। इसको क्या करते हैं? पुनः फिर उसको हम लोग अगर ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म हो गया। 24 नंबर बोला कि लोगों के विकास के लक्ष्य खाली जगह होते हैं, समान होते हैं या परिवर्तित होते हैं, भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भिन्न और परस्पर विरोधी, यानी कि अलग अलग लोगों का विकास करने का जो लक्ष्य है वो अलग हो सकता है और एक दूसरे का विरोधी भी हो सकता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। रामू एक किसान है, 25 नंबर बोल रहा है। रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई। और क्या बोल रहा है? और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में मतलब 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के उपयुक्त में से निम्न में से वस्तु का मूल्य को लिया जाएगा। किसका वस्तु का मूल्य लिया जाएगा? तो लास्ट अंतिम जो हम लोग बेचे हैं बिस्कुट का, तो बिस्कुट का मूल्य इस हिसाब से लिया जाएगा। इस थोड़े कि गेहूं के हिसाब से लिया जाएगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट मेरा बिस्कुट बना है। तो बिस्कुट बनाने में हमको कितना खर्च हुआ, क्या लगा, कितना कॉस्ट हुआ, तो हमारा बिस्कुट से पैसा निकलेगा। ठीक है, तो यानी फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा बिस्कुट बन रहा है, तो हम बिस्कुट खरीदते हैं तो बिस्कुट में थोड़ा और ये इतना गेहूं लगा था, आटा लगा था, चीनी लगा था, उसका जोड़ जोड़ के 2 पैसा
हम लोग गेहूँ में सब बिस्कुट में ही इंक्लूड रहता है, इसलिए जो है घ नंबर सही हो जाएगा, 25 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर बोला कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। विनिर्माण सेवा, द्वितीयक और कृषि एवं सहायक और प्राकृतिक विनिर्माण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। विनिर्माण का उद्योग जो होता है वगैरह सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है। 27 बोल रहा है कि अनीता एक गाड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब स्वेच्छापूर्वक छुट्टी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है। दोस्तों संगठित असंगठित याद रखना है कि नहीं। देखिए अनीता असंगठित, सीता संगठित, अनीता संगठित और सीता असंगठित, और अनीता संगठित और सीता संगठित, और क्या अनीता असंगठित और सीता दोनों असंगठित है कि नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा 27 का। देखिए पहले हम लोग देखना है कि संगठित और असंगठित क्या होता है। संगठित मतलब कि जो सरकारी सुविधा सरकारी चीज़ों में काम करता है उसको संगठित बोलते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहेगा तो संगठित के अंतर्गत आ गया। और एक होता है असंगठित, मतलब वो कहीं बाहर में काम कर रहा है, जैसे किसी के प्राइवेट में काम कर रहा है तो वह असंगठित के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए तो अनीता है साड़ी का दुकान में काम कर रही है तो वो प्राइवेट में काम कर रही है तो वह संगठित के अंतर्गत आ गया। दूसरा में है जो सीता है वो एक सरकारी अस्पताल में काम कर रही है, मतलब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर बोल रहा है कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है। खाली जगह पहले से ही शामिल, बाद में शामिल, शामिल नहीं, उपरोक्त दिन में से कोई नहीं। देखिए अंतिम वस्तु का मूल्य, अगर मान लीजिए हम फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें जितने भी सारा मटेरियल बनाने में लगा सब जोड़ जाड़ के उसमें हमारा बैठाया हुआ रहता है। मान लीजिए हम बिस्किट ही खरीद रहे थे तो बिस्किट में जो भी बनाने का कॉस्ट, उसमें जितना सारा मटेरियल डाले हैं सारा कॉस्ट जोड़ के बिस्किट का में हमको पैसा देना पड़ता है, मतलब पहले से ही शामिल रहता है। ठीक है, मध्यवर्ती मतलब उसके बीच में जितने भी सारी वस्तु का मूल्य लगा हुआ है वो पहले से शामिल रहता है, मतलब 28 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो आया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2005। क्या हो जाएगा, 2005 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 बोल रहा है कि भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, यानी कि भंडारण। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। भंडारण करना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो सही आंसर हो जाएगा तृतीयक। क्या हो जाएगा, तृतीयक के अंदर भंडारण करना तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 31 यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ठीक है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना ये कोई गलत बात नहीं है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तर की सरकारी के बीच सत्ता का बंटवारा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो 31 का सही आंसर घा हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो रहा है, ये असत्य बात बोल रहा है। 32 बोला कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की प्रतिशत कितना है। फ्रेंच भाषा कितना प्रतिशत बोला जाता है, 20, 40, 30 और 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 40% क्या बोला जाता है, फ्रेंच भाषा बोले जाते हैं बेल्जियम में। 33 में बोल रहा है कि श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था। तमिल को 56 में, 60 में, 58 में और 62 में। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1960 ईस्वी में शामिल किया गया था राजभाषा के रूप में तमिल को। ठीक है, 34 बोल रहा है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया था, 15, 19, 17 और 22। तो सही आंसर हो जाएगा 34 का दोस्तों 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 35 बोला कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत तरीके से मिलान किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला कि भारतीय संघ राष्ट्रपति, दूसरा है राज्य उपराष्ट्रपति, तीसरा नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच और मुखिया। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य का जो उपराष्ट्रपति का जो सुमेलित है वो गलत है। ठीक है, राज्य उपराष्ट्रपति से कोई रिलेशन यहाँ पर मतलब जो संबंध है वो नहीं, ठीक नहीं है। तो हो जाएगा
गलत हो जाएगा, खा ऑप्शन। 36 बोला कि 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? चीन, बोल्विया, नेपाल, श्रीलंका। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। क्या क्या होगा? नेपाल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर बोला है कि बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है? अमेरिका, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और यूरोप में। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा लातीनी अमेरिका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। 38 में देखते हैं हम लोग, बोला कि ओल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फेडेकोर, 7 पार्टी अलायंस, बामसेफ और नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फेडेकोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। 39 बोला कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। बोले कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों में चिंता नहीं करते। चलो ये तो ठीक है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल और समान प्रकृति के हैं, ये गलत बात है। ठीक है, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। 39 हो गया। 40 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नेपाल में SPA प्लस 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। ठीक है, गिरजा प्रसाद कोइराला, दूसरा है राजा ज्ञानेंद्र, तीसरा राजा वीरेंद्र और चौथा है राजा महेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा वीरेंद्र को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है, इस पार्टी का। तो इस 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। बाकी अच्छे से फिर हम बाकी बैक टू बैक क्वेश्चन लाते रहेंगे तक, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में।